Hello friends, Devendra Sonawala, physics faculty. So today we discuss about chapter number 1 of 12th science, electric field and electric charge. वैसे हम लोग समझ सकते हैं वैसे भी कि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, ठीक है, और लॉकडाउन है, सो सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग ही हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। जैसे जैसे आगे ये चैप्टर्स हम लोग, मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर बनाया है, सेकंड चैप्टर, यानी पूरा फिजिक्स का कंटेंट हमारे पास है। अभी मेरे पास पूरा फिजिक्स का कंटेंट है। कहने की बात यह है कि मैं एक के बाद एक सारे वीडियोस में अपलोड करते जाऊंगा और आप लोग को हेल्पफुल रहेगी उसमें। सो मैंने मेरी नोट्सबुक एक परफेक्ट बनाई है फिजिक्स की, एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग ही बनाई है मैंने, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सारी मैंने उसमें कवर कर ली है। सो बच्चों, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं और ये वीडियो पुश करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पुश करके या फिर रिप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। सो शैल वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, राइट। सो फ्रेंड्स, 12 में फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है, ठीक है, मैंने उसको अपने तरीके से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आपको ये कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, मैंने अभी आपको बता रहा हूँ जो जस्ट मैंने कुछ भी नहीं, मैंने जस्ट डिवाइड कर दिया है, चैप्टर को डिवाइड कर दिया, आपको समझने में आसानी हो कि ये चैप्टर कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिया है, वो है आपका ऑप्टिक्स। सेकंड पार्ट मैंने किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड थर्ड पार्ट इज द मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स के दो पोर्शन आपको पता है भाई, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट फिजिक्स के आपको पता होगी, दो बुक है, ठीक है। देयर आर 2 बुक्स इन द फिजिक्स, राइट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट्स में ये दोनों चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी मैंने 3 पार्ट हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। First one is the electrostatic, right. Second one is the magnetism, and third one is the electromagnetic wave, EMW. जनरली मॉडर्न फिजिक्स में कुछ 4 से 5 चैप्टर कवर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पे सपोज 4 से 5 चैप्टर यहाँ पे कवर हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की यहाँ पे बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर चार्ज एक जगह पे स्टेडी है, ठीक है, इफ चार्ज इज स्टेडी, यानी कि चार्ज रुका हुआ है, इज स्टेडी एट द रेस्ट पोजिशन, तो उसका हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इफ चार्ज इज मूविंग इन द कांस्टेंट वेलोसिटी, charge is moving with charge q moving with constant velocity, right, charge is moving with constant velocity, वो आएगा मैग्नेटिज्म में। और अगर चार्ज पागल हो जाए भाई, ठीक है, चार्ज विल एक्सेलरेट, ठीक है, अगर चार्ज पागल हो जाए, एक्सेलरेट करने लगे, एक्सेलरेशन में आ जाए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे EMW में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरली मैंने वहां पे डिवाइड करे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 एंड कैपेसिटर। जनरली ये भी मैंने नीट एंड JEE में मैंने कवर कर लिए टॉपिक ही है, वैसे जैसे नीट एंड JEE में जो डिवाइड कर ले वैसे ही टॉपिक है। मैग्नेटिज्म में हम लोग देख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैग्नेटिज्म 1 एंड मैग्नेटिज्म 2, मैग्नेटिज्म 1, मैग्नेटिज्म 2, देन EMI, देन AC, यानी आपके यहाँ पे ये फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर यहाँ पे कवर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3rd, 4th, 5, 6, 7 एंड दिस वन इज द 8th चैप्टर, राइट। ये ऑप्टिक्स 9 एंड 10 चैप्टर, एंड बाकी के सब जो पोर्शन है वो सब मॉडर्न फिजिक्स में आ चुके हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो है, फिर केमिस्ट्री के कोई चैप्टर्स है, तो एटम्स एंड न्यूक्लियस है, वो सब उसमें इंक्लूड है, ठीक है बेटा।
सो ये मैंने आपको जनरली बताया है 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है वो मैंने अपने तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर दिए बेटा, ठीक है। सो बेटा अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। मानी चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन। इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी चार्ज मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन चार्ज फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे, एक चीज ध्यान में रखेगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल बेस से, कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो जस्ट सुनिए आप, कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स इन मैटर, राइट। हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल इन द मैटर, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं वैसे मैटर तो मैं वैसे तो hundreds of particles, but there are mainly 3 particles are most important, right? First one is proton, then electron, and third one is the neutron. Okay? उसमें न्यूट्रॉन तो आपको पता है चार्जलेस है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है पोलैरिटी और प्रोटॉन के पास है प्लस पोलैरिटी। अगर मैं बात करूं भाई, ठीक है, कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो दोनों में क्या होगा भाई, दुश्मनी हो जाएगी, यानी रिपल्शन होगा, ठीक है। और अगर मैं प्लस माइनस की बात करूं कि दोनों चार्ज हो गए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उन दोनों में कौन सा होगा भाई, फोर्स, प्यार हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो बात करने वाले थे स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ पार्टिकल, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ई से, राइट। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेट करेगा ई एंड इट्स वैल्यू इज प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो प्रोटॉन की बात कर रहा हूं या फिर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो उसके मास की भी यहां पे हम लोग बात करनी जरूरी होती है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये है आपका प्रोटॉन का मास, ठीक है। अब एक जनरल एक बात करूं मैं, इफ वी प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन देम इज 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं अभी मैं, ठीक है। मैं पीछे यहां पे आपको समझा देता हूं कि क्या है ये, मैं क्या बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 प्रोटॉन को या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, ठीक है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, तो उन दोनों को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखूंगा, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, ठीक है। अभी भाई ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, 11 में चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा था, ठीक है। सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको ये बताऊं भाई, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू अदर पार्टिकल एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन मैं यहाँ पे जी लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन था Gm1m2 डिवाइड बाय r², ठीक है। यहाँ पे इसको एक पार्टिकल 1 के दूं ये, और ये पार्टिकल 2 है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो उन दोनों का मास होगा वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे एक जो मास है, मास इज द नथिंग बट इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट, ड्यू टू विच दिस टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट। मास की वजह से ये फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अभी सेम एज इट इज मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि इतने ही डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे 2 चार्ज को रख दिया 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। मैं दोनों को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी ले सकता हूं, 2 प्रोटॉन भी ले सकता हूं, या फिर प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता हूं।
ठीक है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ठीक है, सो दैट एंड दिस विच टाइप ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस विच इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दिस टाइप ऑफ फोर्स इज एक्ट, यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहां पे तो क्या रिस्पॉन्सिबल था, मैंने बताया आपको मास। सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है तो कौन सा यहां पे क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है चार्ज। यानी कि इस पार्टिकल की क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के वजह से यहां पे इन दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो वो है चार्ज। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं राइट, द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो एक जनरली मैंने बेसिक आपको यहां पे एक इंट्रोडक्शन दिया है चार्ज के बारे में। ठीक है, हमारी पास जो सेकंड थियरी है यहां पे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटा यानी क्या होता है पता है बेटा, क्वांटा यानी होता है पैकेज, बल्क, यानी कि चार्ज अकेले की चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, बल्क की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, मैं यहां पे बल्क की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि सपोज मेरे पास दो सिस्टम है, मैंने यहां पे दो सिस्टम बनाई गई है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दीज टू सिस्टम आर आइसोलेट, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। ठीक है, ये सिस्टम भी यहां पे नेट चार्ज जीरो है और ये सिस्टम में भी नेट चार्ज जीरो है। उसका नेट चार्ज जीरो का मतलब क्या हुआ भाई, कि यहां पे चार्ज जीरो होगा ऐसा नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, यानी 100 इलेक्ट्रॉन हो गए तो भाई 100 प्रोटॉन भी हो गए, तो यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 100 प्रोटॉन हो गए, तो उसका नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, चलिए, इफ वी ट्रांसफर्ड 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी, अगर मैं ऐसा करूं कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन यहां भेज दूं, मैं क्या भेज दूं भाई, 100 इलेक्ट्रॉन 100 ई के फॉर्म में, मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं 1e 2e 3e 4e 5e 6e 10e 100e 1000e, यानी कि मैं इंटीजर वैल्यू ही ले सकता हूं, यहां पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकता। वैसा नहीं बोलूंगा भाई कि 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते बेटा। ठीक है, सो मैं यहां पे लूंगा 1e 2e 3e एंड सो इंटीजर वैल्यू ऑफ ई, यानी स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा, ई होगा। मैंने जैसे आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, राइट। सो मैंने यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर रहा हूं यहां पे, उसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 100 प्रोटॉन एक्टिव हो गए, ठीक है, और यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो गए, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, तो कहने की बात यह है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल द चार्ज फाउंड इन द नेचर आर इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, यानी कि मैं यहां पे 100 की जगह पे, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 100 की जगह इंटीजर यानी स्मॉल एन ले सकता हूं, यही तो अपनी जगह पे था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस माइनस, और यहां पे जो फंडामेंटल चार्ज की मैं जो बात की है वो है कैपिटल क्यू। ठीक है, पता चला। ठीक है, सो आपका इक्वेशन हो गया Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन इन टू ई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, ठीक है, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ अनदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ अनदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। ठीक है, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं क्वार्क्स से। ठीक है, क्वार्क्स दो टाइप के हैं, एक है अप एंड दूसरा है डाउन। आपको पता होगा कि शायद +2/3e उसकी वैल्यू है और यह है -1/3e की वैल्यू है डाउन क्वार्क की। ठीक है, चलिए, तो ये हमने जस्ट जनरली बात की है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा जैसे भी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि भाई बचाना, जनरली हम लोग बात करते हैं कि भाई बचाना है, बचाने का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोसेस होने से पहले एंड प्रोसेस होने के बाद, ठीक है,
पर्टिकुलर जिसका कंजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं वो चेंज ना हो, उसमें कोई भी चेंज ना हो, राइट, उसमें कोई भी चेंज ना हो, ठीक है। चलिए देखेंगे अभी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जनरली सभी को पता ही होता है, राइट। वो क्या है, क्या था आपको पता है? आपको एक बार रिवाइज करिए, आपने मनोमन भाई बोलिए भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, राइट। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट विल जस्ट चेंज इन द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन एनर्जी को मैं जनरेट नहीं कर सकता या फिर एनर्जी को मार नहीं सकता। भाई मैं पता चला नहीं चला, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। सेम एज इट इज यहां पे इलेक्ट्रिकल चार्ज में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई यहां पे एक सिस्टम बनाई गई है, मैंने ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे कोई सिस्टम बनाई है, बड़ा बहुत बेसिक है ये चैप्टर, ये आना ही चाहिए, ठीक है। ये मेरे के पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अगर इस पूरे सिस्टम में आइसोलेटेड है, यानी कि उसमें पहले कुछ डालने के पहले यहां पे नेट चार्ज 0 था, अंदर मैंने कुछ प्रोसेस की नहीं है, राइट। तो नेट चार्ज पहले क्या था? 0। उसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ध्यान से देखना। नाउ इफ वी इंसर्ट वन फोटोन इन इट, वन फोटोन, ठीक है, तो वहां से वो फोटोन अंदर जाके स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, एक हो जाएगा प्लस ही, एक हो जाएगा माइनस ही। इसको हम लोग पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उसका दूसरा भी नाम है। तो फोटोन एंटर करवाने के बाद भी यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया भाई? 0, ठीक है। तो हम लोग इसका जो लॉ है वो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। द एल्जेब्रिक सम, आपको आसानी पड़े दिखाई दे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in an electrically isolated system remain constant irrespective of any process taking place। ओके, ये पूरा आपका यहाँ पे लॉ है, ठीक है। तो ये आपका लॉ आपको कंपलसरी लिखना तो है ये, ठीक है, ये आना चाहिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो एल्जेब्रिक सम मैंने समेशन किसका किया जनरली बोलूं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का, और मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम थी। ओनली चार्जलेस थिंग, राइट, ओनली, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ओनली चार्जलेस थिंग कैन एंटर इनटू दिस सिस्टम एंड एंटर फ्रॉम दिस सिस्टम एंड लीव फ्रॉम दिस सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ चार्जलेस थिंग ही अंदर और बाहर आ जा सकती है। पता चला नहीं चला? देन सेकेंडली यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिखेंगे या फिर आपको मैं डायरेक्टली बता दूं, इन एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड सिस्टम अ चार्ज कैन नाइदर एंटर नॉर आउटसाइड, एस्केप फ्रॉम द इनसाइड। ओके, एनी चार्जलेस थिंग कैन एंटर और लीव सच अ सिस्टम। कोई चार्जलेस थिंग ही यहाँ पे अंदर और बाहर आ जा सकती है। तो यहाँ पे ये एक आपका टॉपिक हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक छोटी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। मेरे पास एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और ये सिस्टम में 3 चार्ज है, 3 सिस्टम में और बना दिए मैंने, ठीक है। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है और ये सिस्टम सी है। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है मेरा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं
सपोज इसके पास सिस्टम ए के पास +2 कूलम है, सिस्टम बी के पास 3 कूलम है और सिस्टम सी के पास है -1 कूलम। अब भी मान लीजिए कि इन तीन सिस्टम के बीच में कुछ हो रहा है, कुछ सिस्टम हो मतलब कि कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है तीन सिस्टम के बीच में, ठीक है, कुछ प्रोसेस हो रही है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, ट्रांसफ़र कर लिया, कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हुआ वो, ठीक है, यहाँ कुछ हुआ। बाद में प्रोसेस होने के बाद, आफ्टर एनी प्रोसेस, ये सिस्टम कैसी थी भाई? आइसोलेटेड सिस्टम थी, आइसोलेटेड सिस्टम थी। कुछ प्रोसेस होने के बाद इसी सिस्टम में सिस्टम ए, बी और सी के पास, ए के पास चार्ज आ गया 5 कूलम, बी के पास चार्ज आ गया -2 कूलम। तो बताइए सी के पास चार्ज कितना होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। पता चला नहीं चला? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भाई पहले इसके पास 2 कूलम, 3 कूलम और -1 कूलम था, और कुछ प्रोसेस होने के बाद इन तीनों के बीच में कुछ प्रोसेस हो गई और उसके बाद ए के पास बच गया 5 कूलम, बी के पास बच गया -2 कूलम। तो भाई बताओ सी के पास कितना कूलम आएगा? ठीक है, तो सी जो है हमारे बेस सिस्टम, उसके पास कितना कूलम आएगा चार्ज, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो भाई यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही लगेगा, यानी कि कंजर्वेशन में पहले हम लोग कैलकुलेट कर ले कि भाई प्रोसेस होने से पहले टोटल चार्ज कितना था, नेट चार्ज कितना था। भाई 2 + 3 5 - 1 4, यानी कि मेरा आंसर 4 टोटल है प्रोसेस होने से पहले, ठीक है। तो मुझे भी यहाँ पे आंसर क्या लाना है? 4 लाना है भाई। तो 5 - 2 3 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? तो मैं 4 आएगा +1 कूलम, ये ऐड किया तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। पता चला नहीं चला? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई चार्ज इज अ कंजर्व ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट? चार्ज is conserved for an isolated system, ठीक है। तो ये भी एक आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का लॉ ही है, थोड़ा छोटा सा, लेकिन एक जनरली हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस में ये आपका ये वाला लॉ है, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आप ये भी लिख सकते हैं। मीनिंग दोनों के सेम ही है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थियरी, इम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं हम लोग इसको, कूलम्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स कूलम मेजर्ड इलेक्ट्रिक रिपल्सन, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, राइट। इसके नाम पे से ही इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसका यूनिट हम लोगों ने कूलम डिसाइड किया है, ठीक है। लॉ ये है, जैसे कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी यही लॉ है, ठीक है। कि जैसे कि स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ था वहाँ पे, सेम एज इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे भी है। लॉ कुछ ऐसा बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी point charge is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them, ठीक है। ये पूरा एक लॉ है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज बोलो या फिर टू चार्ज बोलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई कूलम भाई ने ये लॉ बनाया जब, ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर हम लोग ने ऐसा किया भाई, कूलम भाई ने, कि सपोज ये दोनों, ये +Q1 चार्ज, ये +Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ R है,
ठीक है, राइट। ध्यान से देखिएगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऐसा बोला यहाँ पे, राइट। दोनों चार्ज की वजह यानी कि एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू एंड फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। यानी कि फोर्स इस पे फोर्स लगेगा भाई, उसकी वजह से तो ये फोर्स यहाँ पे लगेगा, इस तरफ वो होगा F12, राइट। एंड फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इन दिस डायरेक्शन F21। जिस पे फोर्स लग रहा है वो हम लोग पहले लिखेंगे और जो लगा रहा है हम लोग वो बाद में लिखेंगे। फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू एंड फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जनरली कितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और कुलम भाई ने कैसे भाई उसको डिस्कवर किया था, ठीक है भाई। ये पता लगा भाई कि ये दोनों फोर्स सेम है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज इसको हम लोग रेस्ट पोजीशन में ले, यानी कि हम लोग फिक्स कर दे, पकड़े रखूँ मैं उसको भाई, उसको पकड़ूँ छोड़ू कुछ भी करूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ना अपने अराउंड में, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मैं सपोज उसने क्या किया कि यहाँ पे उसको होल्ड कर लिया तो ये भागा इस तरफ, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए इज इक्वल टू F/m, कुछ इसका मास होगा, ठीक है। पता चला नहीं चला, मुझे एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन मिल गया, पता चला नहीं चला। सेम एज इट इज नेक्स्ट स्टेप, इसको होल्ड किया, ये भागा इस तरफ तो उसका एक्सेलरेशन मिल गया भाई, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया, दोनों का एक्सेलरेशन क्या आया, सेम आया। उसका मतलब क्या है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों के फोर्स भी सेम आ गए। यानी तब पता चला भाई दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, पता चला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो क्या फिगर ऐसी भी बन सकती थी कि यार ये दोनों चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी बन सकता था, लेकिन ये फिगर नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे एक तीसरी लॉ, यहाँ लॉ में हम लोग नहीं लिख रहे लेकिन ऐसा होता है, दिस फोर्सेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर कोलिनियर, एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। पता चला नहीं चला, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कुलम्स लॉ हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, दिस फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। पता चला नहीं चला, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनल की साइन निकाल दूं तो एक इक्वल टू लगेगा, यानी कि F इज इक्वल टू लगेगा और यहाँ पे उसकी जगह एक कांस्टेंट रखेगी, वो होगा स्मॉल k, राइट। स्मॉल k इज नथिंग बट इट इज द कूलम कांस्टेंट, राइट, वेयर small k is equal to Coulomb's constant, right, and its value is 8.9875 into 10 to power 9। पता चला नहीं चला। और नियर इक्वल टू इसकी हम लोग 9 इंटू 10 टू पावर 9 भी लिख सकते हैं एंड इट्स यूनिटीज। अगर के को यहाँ पे मैं बात करूँ सब्जेक्ट ले लूँ भाई, तो k इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 लिख सकता हूँ मैं। F का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग k को इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। इनिशियली मैंने ये दो चार्ज को मैंने यहाँ पे स्पेस में रखे थे और उन दोनों के बीच में लगने वाला ये फोर्स था F इजिकल के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई k इज इक्वल टू इक्वेशन होगा आपका, प्रैक्टिकल इक्वेशन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो, व्हाट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ध्यान से समझना, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर ये मैं एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट ले लूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा, 4 पाई k, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 और k की यूनिट उसकी इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि मेरे पास k की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ
ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में नाम दे दूं इसको, राइट, सॉरी ये वाली, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड देन दिस वन इज द 4 नंबर। अगर ये 3 नंबर में पुट कर दूं वहाँ पे, ठीक है, के की जगह पे, तो इक्वेशन हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। नाउ इफ टू चार्जेस, ध्यान से देखिएगा, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड in medium, insulating medium, then force between them is, अगर मैंने दोनों को इंसुलेटिंग मीडियम में रखा, ठीक है, तो एफ एम इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखो, इंसुलेटिंग मीडियम ही होता है, मैं एफ एम इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ आएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे 0 कंसिडर किया है, एप्सिलॉन नॉट कंसिडर किया है। सो एप्सिलॉन यहाँ पे मीडियम के लिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अगर दोनों का मैं रेशियो ले लूँ, इफ यू टेक द रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, सो एफ डिवाइड बाई एफ एम इज इक्वल टू, ये डिवाइड बाई होगा तो पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, यानी एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, क्योंकि मेरे पास जनरल इक्वेशन था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू कैपिटल के, अगर कैपिटल के इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ओके, कैपिटल के इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एफ एम इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई कैपिटल के, इक्वेशन नंबर 7। पता चला नहीं चला, ठीक है। सो यहाँ तक आपको कूलम्स लॉ लिखना है। सो विल गेट पर्टिकुलर 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, ओके। एग्जैक्ट यहाँ तक आपको ऐसे ही लिखना है थियरी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है, वो है एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा भी गया था वैसे एग्जाम में, ठीक है, कि सपोज वी हैव 2 स्मॉलेस्ट चार्ज प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, आर इज इक्वल टू 1 मीटर ले लिया है मैंने, और दोनों स्मॉलेस्ट चार्ज, यानी कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, ई, फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द मिनिमम फोर्स, एकदम ईजी है वैसे, लेकिन पूछा गया था, ठीक है। तो एफ मिनिमम आपको फाइंड करना है, एफ मिनिमम इज इक्वल टू ई इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे इनिशियली Q1 Q2 ले लूँ, बाद में वैल्यू रखूंगा, सो के ई इंटू ई डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, आंसर आएगा के ई स्क्वायर। ये आपका फाइनल, बहुत छोटा सा है लेकिन ये एंट्रेंस में आ चुका है बेटा, ठीक है। एक बुक से थोड़ी अलग सी छोटी सी थियरी है मेरे पास, वो मैं कराऊंगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, सपोज 2 चार्ज थे भाई, एक के प्लस है Q1 प्लस Q1, एक है माइनस Q2, ठीक है। पता चला नहीं चला, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, ठीक है, अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में प्यार होगा। भाई ऐसा मान लो Q2 ने Q1 को, ठीक है, यानी Q1 ने पहले फोर्स लगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, यानी इसने इसको प्यार दिया भाई, ठीक है। भाई कितना दिया, तो F12 जितना, कितना दिया, F12 जितना प्यार इसने इसको दिया। अभी इन दोनों का संसार अच्छे से चल रहा था, तो एक नया तीसरा आ गया बीच में, तीसरी आ गया वैसे बोले तो भी, तो माइनस Q3 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी ये भी कुछ डिस्टेंस पे है, उसने भी प्यार दिया इसको, यानी माइनस Q3 ने भी इसको कुछ प्यार दिया भाई, ठीक है, यानी कि उसने कुछ प्यार दिया, वो हो गया भाई F13। पता चला नहीं चला भाई एक चीज़, क्या इसने जितना प्यार दिया F13, उसकी वजह से इसके प्यार में कुछ फ़र्क पड़ा? कहने की बात यह है कि इसकी वजह से फोर्स लगा F13, ठीक है, तो क्या इस F13 की वजह से F12 के पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रियल लाइफ में बेटा ऐसा नहीं होता, आपको पता ही है,
बड़ा झगड़ा हो जाता है और बात कोर्ट तक चली जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज independent of present or absent of other charges, ठीक है। The force between two charges is independent of present or absent of other charges, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और इसके बारे में जो भी एप्लीकेशन होगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, एक छोटा सा एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोग स्टार्ट किया भी है, लास्ट में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सपोज मेरे पास दो चार्ज है, 2 कूलम के, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg। ये है m1 भाई, ये है m2। इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगा, यानी कि ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू समथिंग मुझे फाइंड करनी है। इसकी वेलोसिटी मुझे v2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो बताओ v1 कितना, पता चला क्वेश्चन। ये 2 कूलम, इसका मास 2 kg, इसका मास 4 kg। ये इस तरफ भागा, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी, पता चला। तो मेरे पास अगर यहाँ पे नेट फोर्स पता है, कूलम में नेट फोर्स होता है 0, नेट फोर्स F इज इक्वल टू 0 होगा, तो भाई पता है आपको मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, पता चला। अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे इक्वेशन लगेगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2, पता चला नहीं चला। तो 2 इंटू v1 इज इक्वल टू 4 इंटू 20। सो v1 आंसर क्या मिलेगा भैया, 40 मीटर पर सेकेंड, पता चला नहीं चला, ठीक है। सो यहाँ तक बेटा हम लोग आज रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम लॉ का जो सुपरविजन प्रिंसिपल है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की सुपरविजन प्रिंसिपल, देन आफ्टर हम लोग बात करें कुछ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड डाइपोल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो की हमारा इंतजार करिएगा बेटा, ठीक है। बहुत ही जल्द हम लोग उसको अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। सो सी यू सून बेटा।